नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूजा और आप देख रहे हैं क्रिकेट का महासंग्राम। टी20 विश्व कप 2026 में रोमांच की सारी हदें पार होने की उम्मीद है। भारतीय टीम का सामना पाकिस्तान से होगा। बता दें, ग्रुप ए की ये दोनों टीम कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में आपस में टकराएंगी। भारत और पाकिस्तान ने टूर्नामेंट में अब तक हार का मुंह नहीं देखा है। दोनों ही टीमों ने अपने दो मैच जीते हैं। ऐसे में सूर्य कुमार यादव और सलमान आगा की टीम आत्मविश्वास से भरी हुई है। भारतीय टीम जहां एक बार फिर विश्व कप में पाकिस्तान को धूल चटाने के इरादे से कोलंबो जाएगी। बता दें, पहुंच चुकी है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। वहीं सलमान आगा की नजर जीत दर्ज कर पाकिस्तानी फैंस की झोली में कुछ खुशियां डालने की होगी। हालांकि आंकड़ों ने पाकिस्तान फैंस की टेंशन बढ़ा दी है। दोनों टीमों के बीच हेड टू हेड के आंकड़ों पर नजर डालें तो भारतीय टीम का पलड़ा काफी भारी नजर आता है। बता दें, इस मुकाबले में भारत का दबदबा रहा है। जो टीम 8 में से 7 बार जीती है उसी का पलड़ा भारी है और वो है भारत की टीम। भारत 7-1 से आगे हैं। इस मैच की इतनी हाइप क्यों होती है, इन सभी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो से गेस्ट जुड़े हैं। अजय रामनानी जी, जो कि पूर्व रणजी खिलाड़ी है, और जशवंत क्लाउडियस जी, जो कि खेल वरिष्ठ पत्रकार है। तो सबसे पहले जशवंत जी, मैं आप ही से पूछना चाहूंगी कि मैच को लेकर इतनी हाइप हमेशा क्यों होती है? हमेशा भारत ही आगे रहा है। 7-1 से यहाँ पे भारत आगे है। एक हम ये छोड़ दें कि संबंध अच्छे नहीं है, इसके अलावा आपको क्या लगता है कि कौन कौन से रीजन है कि इतना रोमांच रहता है इस मैच को लेकर? मुझे लगता है कि हालांकि हर मुकाबले में हर टीम अपना सर्वश्रेष्ठ देना चाहती है, लेकिन अगर हम 100% की बात करें तो भारत के जो खिलाड़ी हैं, जब पाकिस्तान के विरुद्ध में मुकाबला होता है तो मुझे लगता है 100 में से 100 देते हैं। तो इस वजह से ये मुकाबला, एक तो हम जीतते हैं, दूसरा हमारा मनोबल बढ़ता है, टीम का मनोबल बढ़ता है। इसके साथ ही साथ पूरे देशवासी भी भारतीय टीम को हमेशा ही जीतते हुए देखना चाहती हैं, और इसकी वजह से भारतीय खिलाड़ी सब कुछ अपना दांव पर लगा देते हैं और जीत उनके पक्ष में आती। तो ये जो मुकाबला होता है भारत और पाकिस्तान का, निश्चित रूप से वो सभी के ध्यान के लिए केंद्रित करने वाला होता है। लेकिन मैं समझता हूँ निर्णय के हिसाब से भारतीय टीम जब तक जीत ना जाए, इस मुकाबले को, दोनों के बीच होने वाले मुकाबले को अपने पक्ष में ना कर ले, तब तक मैं समझता हूं कि दोनों ही, चाहे समर्थक हो या खिलाड़ी हो, उन्हें चैन नहीं आता। जी बिल्कुल, ये बात तो आपने बिल्कुल सही कही। और अजय जी, इस पूरे अभी जो लीग हुए हैं, 2 मैच हुए हैं, और जहां 2 मैच भारत ने जीते हैं तो 2 मैच पाकिस्तान ने भी जीते हैं। मतलब ये कांटे की टक्कर हो सकती है यहाँ पे। क्या लगता है, किस तरह देखते हैं आप ये मुकाबला? देखिए, वर्ल्ड कप का मैच है और भारत और पाकिस्तान है, तो कांटे का मुकाबला तो होना ही चाहिए। देखिए, दोनों टीमें एक दूसरे के खिलाफ जब खेलती हैं तो 100% देती हैं अपना। तो ये अगर क्या बोलते हैं, भारत और पाकिस्तान का सबसे बड़ा है कि ये बहुत समय से एक राइवलरी रही है, जो अब हाल के कुछ सालों में, लेकिन वो राइवलरी दिखती नहीं है, क्योंकि भारत ने ज़्यादातर पाकिस्तान को हराया है। देखा जाए तो आईसीसी ट्रॉफीज़ में भारत ने पाकिस्तान को ज़्यादातर मैचों में हराया है। मेरे ख्याल से 2 मैच शायद पाकिस्तान इतने सालों में जीत पाया है। तो लेकिन फिर भी क्या होता है कि जो भारत और पाकिस्तान का मैच होता है उसमें दर्शक भी बहुत रोमांच से देखते हैं, और एक रिवेन्यू भी बहुत बड़ा जनरेट होता है। जो मेरे ख्याल से वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा रिवेन्यू भारत पाकिस्तान के मैच में जनरेट होता है। तो मैच तो निश्चित रूप से कांटे की टक्कर होना चाहिए, रोमांचक होना चाहिए, एक तरफा नहीं होना चाहिए। हालांकि भारतीय टीम बहुत मजबूत है पाकिस्तान के मुकाबले, लेकिन फिर भी कांटे की टक्कर हो तो बहुत अच्छा होगा, देखने वालों के लिए भी, दर्शकों के लिए। जी बिल्कुल अजय जी, बहुत सारे रीजंस आपने यहाँ बताए इंडिया पाकिस्तान के इस रोमांच के लिए। और जशवंत जी, हमने देखा कि पहले बहुत ज्यादा ड्रामा हुआ इसको लेकर। पाकिस्तान ने पहले कहा नहीं खेलेंगे, फिर वो खेलने तैयार हो गए। क्या लगता है ये सब क्या चला इतना कुछ, और आखिर में मान ही गए? नहीं, देखिए, खेल में ये सब बातें होनी नहीं चाहिए। जब आपने एक बार अपनी स्वीकृति जो है, अगर T20 के विश्व कप मुकाबले के लिए आपने दे दिया, किसी भी टीम ने दे दिया, तो उसके बाद ये जो आगे पीछे खेलेंगे, हम नहीं खेलेंगे, खेलेंगे तो हम अपनी शर्तों पे खेलेंगे, ये खेल भावना का परिचायक नहीं है। मैं कहता हूं कि ये
बिल्कुल आप परिपक्व निर्णय है कि आपने स्वीकृति देने के बाद पूरा जब सब कुछ बन गया, कौन सी टीम किस पूल में रहेगी, किसके साथ कब मुकाबला होगा, उसके बाद इस तरह की बातें करना खेल को नुकसान पहुंचाना है। और सबसे बड़ी बात तो वो टीम जो ऐसे हरकत करती है पाकिस्तान की टीम, उनको खुद उनके खिलाड़ियों को भी उनका मनोबल गिरता है और उनको उनके दर्शकों के बीच में भी उनकी स्थिति अच्छी नहीं रहती, तो टीम की स्थिति अच्छी नहीं। तो मुझे यही कहना है कि ये जो बातें होती है ये पहले से तय होनी चाहिए कि अगर आप खेलना चाहते हैं तो आप आइए मैदान में, और आखिरी समय में अगर आप कहते हैं तो बहुत सारी चीजों को जो इस टूर्नामेंट को आयोजित करती है आईसीसी, उनको बहुत से इंतजाम करने पड़ते हैं, उनको वो सारी चीजें देखनी होती है, जो आयोजक होते हैं जिस शहर में मैच होता है वो सब देखनी होती, तो उनके लिए एक परेशानी खड़ी हो जाती है। तो मैं समझता हूं कि ये अच्छी परंपरा नहीं है और इस परंपरा को रोकने के लिए आईसीसी को कुछ ना कुछ कड़े नियम अब उठाने होंगे। जी बिल्कुल, खेल में ये सब भावना नहीं आनी चाहिए और अच्छी बात यह है कि आखिर में ये डिसीजन हुआ, क्योंकि भारत तो हमेशा से ही खेलना चाहता ही था। और अजय जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगी अब कि एक चर्चा जो हो रही है कि अभिषेक शर्मा खेलेंगे या नहीं, क्योंकि वो पेट की इन्फेक्शन की वजह से पिछला मुकाबला तो नहीं खेल पाए थे और सूर्य कुमार यादव ने ये कहा था कि 1 या 2 मुकाबलों तक वो उपलब्ध नहीं रहेंगे। तो अभिषेक शर्मा आते हैं तो ये तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि एक जो राइवलरी हमें देखने को मिली थी पिछली बार शाहिन शाह और अभिषेक के बीच, हम चाहेंगे वो फिर से दिखे। तो अभिषेक शर्मा अगर नहीं खेलते हैं तो क्या असर पड़ेगा? देखिए, अभिषेक शर्मा हालांकि जो इस समय के T20 के नंबर 1 खिलाड़ी हैं और बहुत ही शानदार स्ट्रोक्स, बहुत हिम्मत से खेलते हैं, काफ़ी उनका स्ट्राइक रेट बहुत ही शानदार रहा है, खासकर आफरीदी के खिलाफ तो उसका 190 का स्ट्राइक रेट है। तो मैं तो चाहूँगा कि अभिषेक शर्मा ठीक होके पाकिस्तान के खिलाफ खेलें। अगर नहीं भी खेलते हैं तो देखिए, संजू सैमसन भी एक बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं। अभी कुछ जो T20 के लिए उन्होंने भारत के लिए बहुत अच्छी इनिंग्स के लिए अभी थोड़ा अंदर बाहर हुए करके वो थोड़ा आउट ऑफ फॉर्म हुए और थोड़ा प्रेशर में भी आए। लेकिन मुझे लगता है कि अगर अभिषेक शर्मा नहीं भी खेलते हैं तो संजू सैमसन एक बहुत अच्छे ओपनर हैं, बहुत अच्छा खेल सकते हैं, बहुत हिम्मत से खेलते हैं और भारत को कोई विशेष फर्क नहीं पड़ेगा और भारत पाकिस्तान के खिलाफ एक अच्छा स्कोर खड़ा करेगा और मुझे लगता है कि बहुत अच्छा कांटे का मुकाबला होगा। जी बिल्कुल, जशवंत जी, क्या आप सहमत है कि अब संजू सैमसन जो है उन पर भरोसा अब जताया जा सकता है, क्योंकि अभी तो वो थोड़े से आउट ऑफ फॉर्म रही है, हालांकि अनुभव है, क्या बोलते हैं आप? देखिए, किसी एक खिलाड़ी के ऊपर तो हम निर्भर नहीं रह सकते कि वो कैसा परफॉर्म देंगे, लेकिन जब टीम में आपका चयन हुआ है, संजू सैमसन का चयन हुआ है, तो आप एक कड़ी प्रतिस्पर्धा के बाद आए हैं और एक ऐसे प्लेटफॉर्म में जब आप अपने देश का नेतृत्व कर रहे हैं, प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, तो मैं समझता हूँ संजू सैमसन को भी समझदारी से खेलना चाहिए, पूरी होशियारी से खेलना चाहिए। कोई ऐसी बात ना हो कि ये बात उठ जाए कि गैर जिम्मेदाराना ढंग से खेलते हैं या चयनकर्ताओं ने कहीं कुछ उचित नहीं किया। तो मैं समझता हूँ कि संजू सैमसन टीम में अगर हैं तो उन्हें अच्छा खेलना चाहिए, सबसे अच्छा खेलना चाहिए, इसमें कोई दो मत नहीं। अच्छे खिलाड़ी हैं, लेकिन अपने मनोबल को उन्हें बनाए रखना होगा और एक कॉन्फिडेंस होता है, वो कॉन्फिडेंस उनके अंदर अभी भी नहीं है ऐसा लगता है। तो 20 रन की पारी कोई बहुत मायने नहीं रखती है। हम चाहेंगे ओपनिंग जब आप कर रहे हो तो शुरुआत ही है, अगर आपने अच्छी ओपनिंग की आप मैच जीत गए। और संजू सैमसन चूंकि आरंभिक बल्लेबाज के रूप में उतरते हैं तो उन्हें अच्छा खेलना चाहिए और टीम को उससे मजबूती मिलती है। जी बिल्कुल, अगर उन्हें मौका मिलता है तो जरूर उन्हें बुलाना चाहिए। और आगे बात कर लेते हैं अब पिच की। सबसे पहले बता दूं कि कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में ये जो मुकाबला है उसमें भारत का जो रिकॉर्ड है वो अच्छा ही रहा है। भारत ने इस मैदान पर कुल 15 T20 इंटरनेशनल खेले हैं, जिसमें भारत को 11 में जीत मिली है और 4 मैचों में हार का सामना भी करना पड़ा है। तो अजय जी, पिच के हिसाब से क्या ये अनुकूल मानी जा रही है? भारत इसमें कंफर्टेबल रहेगा? देखिए, भारत ने यहाँ पे मुकाबले जीते हैं और पिच तो अनुकूल ही है, लेकिन मुझे लगता है कि कोलंबो की पिच स्पिनर्स को मदद देती है। तो यहाँ पे भारत को हो सकता है कि अर्शदीप सिंह को बैठा के और कुलदीप यादव को इंक्लूजन करना पड़े, क्योंकि देखिए स्पिनर्स ट्रैक है और इसमें वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव, अक्षर पटेल, ये सब ऐसे प्लेयर्स हैं, ऐसे खिलाड़ी हैं जो बहुत अच्छी स्पिन गेंदबाजी और T20 में खासकर बहुत अच्छी गेंदबाजी करते हैं।
तो यहाँ पे मुझे लगता है कि जिस टाइप की पिच है उसके अनुसार कुलदीप यादव का अगर इंक्लूजन हो जाए टीम में तो मुझे ज़्यादा बेटर लगता है अर्शदीप की जगह पे। जी बिल्कुल, क्योंकि पिछले 2 मुकाबलों में हमने देखा कि 2 स्पिनर्स के साथ खेली थी और अब हो सकता है पिच के हिसाब से कुलदीप यादव को मौका मिले। जशवंत जी, आपको क्या लगता है, अर्शदीप को इस मुकाबले में बाहर बैठना चाहिए और उनके बदले एक स्पिनर अंदर आना चाहिए? नहीं, एक स्पिनर आप अंदर ला सकते हैं। अब ये टीम मैनेजमेंट के ऊपर है कि वो किन्हें अंदर लाते हैं, लेकिन ये बात सही है कि अगर खेल में कुछ परिवर्तन लाना है तो आप जो दुबे है, शिवम दुबे, शिवम दुबे, उनका परफॉर्मेंस मुझे अभी इस टूर्नामेंट में भी बहुत अच्छा तो नहीं लगा है। हो सकता है शिवम दुबे को ड्रॉप करके या तो वाशिंगटन सुंदर को भी टीम में लिया जा सकता है, और कुलदीप यादव तो है ही दावेदार, तो अर्शदीप को बैठाया जा सकता है और उनकी जगह में और दुबे को भी। इस प्रकार 2 खिलाड़ियों को भी, इन दोनों को ही मौका दिया जाना चाहिए, क्योंकि एक तो स्पिनर की लगभग पीछे है और दूसरी चीज ये है कि भारत की टीम पहली बार बाहर जाकर खेल रही, तो वातावरण का माहौल का भी फर्क पड़ेगा वहां पर जाकर खेलने से। तो उस परिस्थिति में ढलना और अपने खेल को बेहतर बनाना या बतलाना अपने जो प्रतिभा को, ये बहुत महत्वपूर्ण है। उस दृष्टि से भी टीम में 2 परिवर्तन अगर किए जाए तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं। जी बिल्कुल, आपने एक नाम लिया शिवम दुबे का, और अभी तक जैसा आपने बताया कि इतना अच्छा जितना एक्सपेक्टेड था उतना उन्होंने डिलीवर नहीं किया है। तो अजय जी, हो सकता है वो शून्य में आउट होते और खेलते तो खेलते भी है, छक्के भी लगाते हैं, बॉलिंग में भी थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। आपको लगता है शिवम दुबे की टीम में यहाँ पे जगह फिट बैठती है कि नहीं? देखिए, शिवम दुबे को खिलाना ही चाहिए, क्योंकि देखिए क्या कारण है कि शिवम दुबे बहुत लंबे शॉट्स खेलते हैं। उन्होंने एशिया कप में देखा जाए तो पाकिस्तान को हार का मुंह जो देखना पड़ा था वो शिवम दुबे की वजह से। और सबसे बड़ा प्लस पॉइंट अगर अपन अर्शदीप सिंह को बैठाते हैं तो शिवम दुबे और थोड़ा सा मीडियम पेस बॉलिंग भी करते हैं, उनके बुमराह के साथ में वो बॉलिंग कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि शिवम दुबे को तो खेलना ही चाहिए। और वॉशिंगटन सुंदर का भी देखिए इंक्लूजन मुझे नहीं लगता, क्योंकि रिंकू सिंह है टीम में और रिंकू सिंह भी जैसे शिवम दुबे बड़े शॉट खेलते हैं वैसे रिंकू सिंह भी खेलते हैं। तो मुझे लगता है वॉशिंगटन सुंदर भले है, वो उनको खेलना चाहिए, पर उनकी टीम में अभी जगह नहीं बन रही है। तो एक अर्शदीप सिंह ही एक ऐसा लग रहा है कि अगर आपको स्पिनर ट्रैक है और आपको एक एक्स्ट्रा स्पिनर चाहिए और पाकिस्तान को तकलीफ में भी लाना है, तो कुलदीप यादव एक दिखता है कि एक जो है वो अपने को इंक्लूड कर सकते हैं। अर्शदीप सिंह देखिए लेफ्ट आर्म मीडियम पेसर है और पाकिस्तान वाले अच्छा खेलते हैं, क्योंकि वहाँ पे शाहीन अफरीदी के खिलाफ उन लोग प्रैक्टिस भी करते हैं और उनके खिलाफ अच्छा भी खेलते हैं। तो एक मैच में अगर अर्शदीप सिंह को बैठाया गया तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। कुलदीप यादव एक मजबूती प्रदान कर सकते हैं बॉलिंग साइड। जी बिल्कुल, कुलदीप यादव का इंक्लूजन होता है या नहीं ये तो देखना होगा। लेकिन अजय जी, एक और स्पिनर की मैं बात करूंगी, उस्मान तारिक, जिनका बॉलिंग एक्शन जो है वो काफी चर्चा में है। आपको लगता है ये सही है उनका जो बॉलिंग एक्शन है, क्योंकि काफी चर्चा में आया है, खासकर उन्होंने जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी को आउट किया था उसके बाद से? देखिए, उस्मान तारिक का बॉलिंग एक्शन थोड़ा सा डिसीविंग है और इसको आईसीसी को ट्रैक करना चाहिए, क्योंकि देखिए वो जिस तरीके से रुकते हैं फिर बॉल फेंकते हैं, यानी बैट्समैन थोड़ा सा डिसीव होता है उसमें। और अब ये 1-2 बार तो मुझे लगता है कि अगर वो रुकते हैं और बॉल नहीं ना फेंके कोई कारण से, तब आईसीसी उनको ट्रैक करेगी और उनके खिलाफ एक्शन भी होगा, क्योंकि साइड आर्म एक्शन है एक तो, प्लस वो रुक रहे हैं मतलब बैट्समैन डिसीव हो रहा है कि अचानक से वो फेंकेगा कि नहीं फेंकेगा। तो उस्मान तारिक के निश्चित रूप से आईसीसी का बिल्कुल आंख होगी और उनको ट्रैक किया जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से वो साइड आर्म एक्शन भी कर रहे हैं, रुक भी रहे हैं, तो कहीं न कहीं वो एक कोई भी बॉल ऐसा रुकते हैं और बल्लेबाज उससे डिस्टर्ब होता है तो उस पर एक्शन हो सकता है। फिलहाल तो देखिए अकॉर्डिंग टू रूल्स वो बॉलिंग कर रहे हैं, लेकिन डिसीविंग तो है और उस पर नज़र तो रहेगी आईसीसी की भी। जी बिल्कुल, ट्रैक जरूर करना चाहिए, क्योंकि वे विवाद का विषय ये बनता जा रहा है। और जशवंत जी, अगला सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगी, इस वर्ल्ड कप में अभी तक तो यहाँ पर 3 मैच खेले गए हैं इस पिच में, हर बार पहले बैटिंग करने वाली टीम को ही जीत मिली है। क्या लगता है आपको इस बार क्या होना चाहिए? अगर इंडिया टॉस जीती है तो किस तरह रणनीति होनी चाहिए? देखिए, भारत टॉस जीती तभी जो भारत ने ही 2 जो मुकाबले जीते हैं वो पहले बल्लेबाजी करने का मौका विपक्षियों ने दिया था भारतीय टीम को। और मैं समझता हूं कि अगर भारतीय टीम को
अवसर मिलता है, टॉस जीतते हैं और निर्णय लेने का मौका मिलता है, तो मैं सोचता हूँ कि बल्लेबाजी करनी चाहिए, क्योंकि हमारे पास बल्लेबाजों की कमी नहीं है, बहुत अच्छे बल्लेबाज हैं। इस ढंग से भी एक दबाव पाकिस्तान की टीम के ऊपर एक अच्छा स्कोर खड़ा करके बनाया जा सकता है, क्योंकि जो गेंदबाज हैं हमारे वो भी बहुत अच्छे हैं। अगर हम लोग ने 180 के ऊपर भी अगर रन स्कोर किया है तो पाकिस्तान के लिए जो हमारे गेंदबाज हैं वो बहुत भारी पड़ेंगे, और वो उतना स्कोर बनाना उनके लिए मुश्किल होगा। तो मैं समझता हूँ कि अगर हम टॉस जीतते हैं तो हमें पहले बल्लेबाजी करनी चाहिए, क्योंकि हमारे पास एक से एक बल्लेबाज हैं निचले क्रम तक, तो इसमें कहीं दो मत नहीं। जी बिल्कुल। अजय जी, आप सहमत है इस चीज से कि पहले अगर टॉस जीते तो बैटिंग आनी चाहिए, और कितना स्कोर यहाँ पे बन सकता है आर प्रेमदासा में? देखिए, वैसे तो जिस तरीके की इंडिया की अभी टीम है और जिस तरीके से ये कुछ सालों से खेल रहे हैं लगातार, मुझे लगता है कि वर्ल्ड कप में 10वां या 11वां मैच जीते हैं वो। तो अगर टॉस जीतते हैं, बैटिंग करते हैं तो बड़ा स्कोर खड़ा करेंगे। अगर नहीं भी जीतते हैं, पाकिस्तान टॉस जीतता है और अगर बाद में बैटिंग भी करना पड़े इंडिया को, तो भी मुझे लगता है कि आपने बिल्कुल सक्षम है। सूर्य कुमार यादव फॉर्म में आ चुके हैं, शिवम दुबे हैं, रिंकू सिंह है, हार्दिक पांड्या हैं, मतलब काफ़ी अच्छे। अभिषेक शर्मा अगर खेलते हैं तो वो है। तो देखिए, काफ़ी अच्छे हमको चेस करने वाले खिलाड़ी भी हैं, प्लस लंबा स्कोर खड़े। तो दोनों ही, और विकेट जो है वो स्पिनर्स को मदद करता है, लेकिन विकेट बहुत अच्छा है दोनों तरफ के लिए, बॉलिंग के लिए भी बैटिंग है। तो अगर हमारी बैटिंग आती है तो भी अच्छा है, और अगर बॉलिंग आती है तो भी हम जीतने में सक्षम। बिल्कुल सक्षम है। और मैं आपसे पूछना चाहूंगी जशवंत जी की, एक खिलाड़ी की हम और बात कर लेते हैं। ये खिलाड़ी भी बहुत खास है क्योंकि इसने जो कमबैक किया है ना, वो काबिले तारीफ है। अब बात कर रही हूं मैं ईशान किशन की, जिस स्ट्राइक रेट के साथ ये अब बल्लेबाजी कर रहे हैं, इस कमबैक को लेकर आप क्या कहेंगे, और इस मुकाबले में इनकी जिम्मेदारी कितनी अहम हो जाएगी इसके बाद? देखिए, ईशान किशन एक बहुत अच्छे बल्लेबाज है, लेकिन एक बात उनके साथ थी कि वो जो स्थानीय स्तर के टूर्नामेंट है या राष्ट्रीय स्तर के टूर्नामेंट में उन्होंने बहुत अच्छा खेला। बाद में जब वो टीम में आए तो वो अपना परफॉर्मेंस उतना अच्छा दे नहीं सके। तो ये जो बात थी उनके अंदर भी चलती रही होगी, शायद वो अपने आप से बात करते होंगे। लेकिन इस बार जब वो टीम में लौट कर आए हैं तो हम देख रहे हैं लगातार कि बहुत अच्छा खेल रहे हैं। इसकी वजह यही है कि अब उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस है, एक भरोसा है कि नहीं, मैं बहुत अच्छा खेल सकता हूँ, अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में भी बहुत अच्छा खेल सकता हूँ, मैदान कोई भी हो, विपक्षी टीम कोई भी हो, मैं बहुत अच्छा खेल सकता हूँ। और ये मन में भी डर है उनके कि अगर इस बार मैं नहीं चला तो हो सकता है मैं टीम से बाहर हो जाऊं। तो ईशान किशन जो है वो बड़ी दुविधा में रहे हैं, और उस दुविधा को उन्होंने अब दूर किया है, पार कर लिया है, उसके ऊपर आ गए हैं। और लगातार अगर आप देखेंगे इस बार जो कमबैक किया है तो जबरदस्त किया है, और लगातार अच्छा खेल रहे हैं। और मैं समझता हूं कि ये जो कॉन्फिडेंस है उनका वो बना रहेगा इस पूरे टूर्नामेंट में, चाहे पाकिस्तान की टीम हो चाहे और दूसरी टीम हो। जी बिल्कुल, जबरदस्त कमबैक रहा उनका। और एक और खिलाड़ी जो है वो तिलक वर्मा है। ईशान किशन को तभी मौका मिला था जब ये बीमार थे, और अब तिलक वर्मा की अगर हम बात कर रहे हैं तो एक बार हमें याद है कि पाकिस्तान के खिलाफ ही उन्होंने जीत दिलाई थी। तो अजय जी, तिलक वर्मा का भी यहाँ पे एक अहम रोल होने वाला है। ईशान किशन, तिलक वर्मा, दोनों ही खिलाड़ियों के बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, तिलक वर्मा तो अपने को प्रूव कर चुके हैं, वो ऑलरेडी बेहतरीन खिलाड़ी हैं और उनकी जगह भी पक्की है वो तो। और ईशान किशन ने जिस तरीके से अभी कुछ 3-4 मैचों में जो न्यूजीलैंड के खिलाफ भी और कुछ अभी जो एशिया कप में भी जो इनिंग्स खेली है वो बेहतरीन खेली है, उनका स्ट्राइक रेट भी बहुत अच्छा है। तो ईशान किशन भी मुझे लगता है कि धीरे धीरे टीम में सेट हो जाएंगे। और कहीं ना कहीं देखिए, संजू सैमसन के लिए थोड़ा सा भविष्य बड़ा वो दिखता है, क्योंकि ईशान किशन का अगर जिस तरीके का परफॉर्मेंस चल रहा है और तिलक वर्मा तो ऑलरेडी फिट हैं, तो मुझे लगता है कि संजू सैमसन के लिए भविष्य में तकलीफें आने वाली है कि वो टीम में बने रह पाएंगे कि नहीं रह पाएंगे। बाकी ईशान किशन और तिलक वर्मा फिलहाल तो बहुत अच्छा खेल रहे हैं, और ये पूरे एशिया कप में मुझे लगता है कि वो प्लेइंग में ही रहने वाले हैं। जी बिल्कुल, लगता तो ऐसा सॉरी, वर्ल्ड कप में प्लेइंग में ही रहने वाले। जी बिल्कुल, ईशान किशन अब अपनी जगह पक्की कर ही चुके हैं, और तिलक वर्मा का तो जैसा आपने बताया पहले से पक्की थी ही। और साहिबजादा फरहान जो पाकिस्तान की तरफ से है, ओपनिंग में ये एक हो सकते हैं चैलेंज भारतीय टीम के लिए। क्या लगता है जशवंत जी? देखिए, अब पाकिस्तान की टीम भी एक बदलाव के दौर से गुजर रही है। फखर जमा जैसे
खिलाड़ी बाहर हैं। इसके अलावा उनके पुराने जो विकेट कीपर हैं वो भी बाहर हैं, जो बहुत अच्छे खिलाड़ी रहे हैं। और ये जो खिलाड़ी पाकिस्तान की टीम में भी आ रहे हैं तो ये अपने आप को साबित भी कर रहे हैं, इन्हें प्रूव भी करना कि ये अच्छा खेल सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि उनकी तरफ से कोई कमी नहीं होगी और एक अच्छे प्रतिभावान खिलाड़ी हैं। उन्होंने बहुत अच्छे ओपनिंग करी अपनी टीम के लिए। तो जब उन्हें मौका मिला है टीम की तरफ से खेलने का तो वो बहुत अच्छा प्रदर्शन करके अब टीम में बने रहने के लिए खेलेंगे और भारत के विरुद्ध भी मैं समझता हूँ कि अच्छा प्रदर्शन करने की स्थिति में है। जी बिल्कुल। अजय जी, आपको लगता है कोई खिलाड़ी चुनौती देगा यहाँ पे भारत को, क्योंकि स्पिनर्स भी उनके पास है काफी? देखिए, चुनौती अगर देंगे तो उनके स्पिनर्स देंगे। बाकी जहाँ पे बैटर्स की बात करें अपन, तो देखिए अभी जिस तरीके से मैंने देखा कि बहुत ज़्यादा कोई इतनी अच्छी बैटिंग कोई उनकी तरफ से इतना किया नहीं है अमेरिका और नामीबिया के खिलाफ जो वो जीते। लेकिन मुझे बहुत अच्छा उनका बैटिंग लगा नहीं अभी बैटिंग साइड। हाँ, बॉलिंग साइड उनका अच्छा लगा, स्पिनर्स उनके अच्छे हैं। तो भारत को यही देखना होगा कि उसको उनके स्पिनर्स के खिलाफ हम कैसे रन बनाते हैं और किस तरीके से हम क्या बोलते हैं बड़े से बड़ा स्कोर उनके खिलाफ करेंगे। तो भारत को देखिए इस बार का प्रेशर पूरा पाकिस्तान के ऊपर है, भारत के ऊपर कोई प्रेशर नहीं है। भारत के पास बहुत अच्छा बैकग्राउंड है, बहुत अच्छे मैचेस भारत ने जीते हुए हैं। तो इस बार मुझे लगता है कि पहली बार ऐसा वर्ल्ड कप में ऐसा मौका आ रहा है जबकि पूरा प्रेशर पाकिस्तान के ऊपर है। जी बिल्कुल, पहली बार बहुत कुछ हो रहा है। वैसे अजय जी, इस मुकाबले में दिलचस्प बात यह है कि जब विश्व कप में जिम्बाब्वे ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर उलटफेर किया है, भारत के लिए शुभ रहा है। जिम्बाब्वे ने, बता दें, ग्रुप बी में जो मुकाबला हुआ था उसमें कंगारू को हराया था और ये पहली बार नहीं था हराया था। जिम्बाब्वे ने 1983 के विश्व कप में भी ऑस्ट्रेलिया को हराया था और उस वक्त कपिल देव की अगुवाई वाली टीम चैंपियन बनने में सफल रही थी। फिर उसके बाद केप टाउन में 2007 में T20 विश्व कप में ग्रुप बी के मुकाबलों में कंगारू टीम को 5 विकेट से हराया था। 2007 में फिर भारत ने पाकिस्तान को फाइनल में हराकर विश्व कप का ताज अपने नाम पहना था। तो क्या बोलते हैं जशवंत जी, लक साथ है भारत के? ये देखिए, खेल में तो भाग्य का अपना स्थान होता है, इसमें कहीं दो मत नहीं कि भाग्य भी अगर साथ देता है तो टीम आगे बढ़ती है, टीम विजेता बनती है। लेकिन कुल मिलाकर आपको अपने खेल को तो बेहतरीन करना ही होगा। भाग्य मैं समझता हूँ कि साथ तभी देगा जब आप शेर की तरह एक साहसी टीम की तरह, साहसी खिलाड़ी की तरह जब तक आप नहीं आएंगे तब तक भाग्य भी आपका साथ नहीं देगा। तो भाग्य भी साथ देता है, लेकिन आप अपने खेल को बेहतरीन बनाकर रखना होगा। जी जशवंत जी, दोनों ही जरूरी है, मेहनत भी और भाग्य भी। और इसी के साथ हम आप दोनों का धन्यवाद करना चाहेंगे, आप आए हमारे साथ चर्चा की। जशवंत जी आपका भी और अजय जी आपका भी। तो बता दें सभी को, इस महामुकाबले का, महासंग्राम का इंतजार है। पूरी उम्मीद है कि भारत जीत हासिल करेगा। इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए INS 24/7।